नेक्स्ट लेक्चर में बताया गया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मेंटेन करना चाहिए। सबसे पहले टीपी स्टडी रिपोर्ट मेंटेन करना चाहिए, 8 साल तक मेंटेन होना चाहिए। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो ये होगा, 1 करोड़ से कम तो जरूरत नहीं है। और जब भी ईओ टीपीओ या फिर सीआईटी मंगाए तो 10 दिन के अंदर कर देना चाहिए, प्लस 30 डेज़ 40 डेज़ का टाइम मिलेगा। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जो भी 30 नवंबर हमको लास्ट डेट, 31 अक्टूबर तक लास्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। और फॉर्म 3 EB CEB में करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फेल कर देते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना ही फेल कर देते हैं तो 200% ऑफ टैक्स लगेगा अंडर रिपोर्टिंग एम कर। मगर डिक्लेरेशन दे देते हैं कि नहीं, गड़बड़ नहीं है, तो नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर ऑडिट रिपोर्ट फर्निश कर देते हैं, भूलना कर देते हैं, तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी। उसके बाद अगर ये वाली कंडीशन कर देते हैं तो 2% ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है उसको 2%, ठीक है। तो रिकॉर्ड में रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भूल गए, यहाँ पे भूल गए तो ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ठीक है। तो फेल्ड रिपोर्ट लगेगा। डॉक्यूमेंट्स नहीं किया वो लगेगा। फर्निश डॉक्यूमेंट वो नहीं लगेगा। फर्निश डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो लगेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट क्या होती है, देखो सबसे पहले बताएंगे कि देखो सीबीसी रिपोर्ट मतलब होती है एक्शन प्लान 13 में सी बी ई पी एस में लिया गया हुआ है। 3 फाइल होनी चाहिए, लोकल फाइल, मास्टर फाइल, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट, ठीक है। तो जो लोकल फाइल यानी टीपी स्टडी रिपोर्ट, जो टीपी स्टडी रिपोर्ट मतलब वही जो ट्रांसफर प्राइसिंग जितने भी रहता है वो ट्रांजैक्शन उसके बारे में वो तो देना पड़ता है, वो तो हम पहले बनाते थे। मगर मास्टर फाइल एंड सीबीसी रिपोर्ट ही नया हुआ है। तो मास्टर फाइल में क्या होता है कि जो ग्रुप ओवरव्यू रहता है तो ये सबमिट करती कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, और सीबीसी रिपोर्ट कौन करती है, बाय पेरेंट एंटिटी। अब यहाँ पे एग्जांपल समझ लो, एक स्विस एंटिटी है तो ये कौन सी एंटिटी, पेरेंट एंटिटी बोलते हैं उसको। ये अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी जो सी एम एस कंसोलिडेटेड प्रिपेयर करती है। अब इसकी जापान में है, इंडिया में है, यूएस में है। तो इसकी जो ये वाली एसोसिएट एंटरप्राइज इंडिया है, तो ये क्या करेगी, इनको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी बोलेंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी क्या करेगी, मास्टर फाइल सबमिट करेगी। किसको सबमिट करेगी, ये मास्टर फाइल सबमिट करेगी, ठीक है। और जो पेरेंट होल्डिंग कंपनी क्या रहती है, ये रहती है, ठीक है। जैसे एसोसिएट एंटरप्राइज, इसमें कौन नहीं है, इंडिया कंपनी एक भी नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या हो, देखो क्या बोला गया हुआ है। मास्टर फाइल क्या होता है, जो ग्रुप ओवरव्यू रहता है उसमें। और कौन सबमिट करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी रेसिडेंट इन इंडिया अप टू ड्यू डेट ऑफ ROI। तो यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इंडिया है तो ये सबमिट करवेगी। मगर यहाँ पे इंडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, तो यहाँ पर मास्टर फाइल सबमिट नहीं होगा, ठीक है। कब तक करना पड़ेगा, अप टू ड्यू डेट ऑफ ROI 30 नवंबर तक के पहले करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कब करना पड़ेगा, जब उसका कंसोलिडेट रेवेन्यू 500 करोड़ से ज़्यादा होता है तो ही करना पड़ेगा। नहीं करते तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। सीबीसी रिपोर्ट मतलब होता है कि डिटेल्स रहता है मल्टीनेशनल ग्रुप का। इसमें पीबीटी, इनकम टैक्स, कैपिटल एसेट्स, एम्प्लॉय के बारे में जब रहता है। और ये सबमिट करना पड़ता है पेरेंट्स को, ठीक है। स्विस कंपनी करेगी जिसके जहाँ पर रेजिडेंट रहता है। अब इससे क्या होता है कि जिस कंपनी को ये क्या करेगी, ये उसके डिपार्टमेंट को सबमिट कर देगी। और वो वाला डिपार्टमेंट जहाँ पर इंडिया को, जापान को और यूएस को सबमिट शेयर कर देगा, ठीक है। उसके बाद किसको सबमिट करना पड़ेगा, जो पेरेंट है वो सबमिट करेगा, जॉइंट डायरेक्टर को सबमिट करेगा। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके 12 महीने के अंदर कर देगा। कब करेगा, जब इसका जो टर्न, जब ये टोटल जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कंसोलिडेट ग्रुप का रेवेन्यू 6,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा। कंसोलिडेट ग्रुप का रेवेन्यू एक्सीड्स, यहाँ पर 500 करोड़ था, यहाँ पर रेवेन्यू 6,400 करोड़ से ज़्यादा होगा, तभी सीबीसी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जैसे कि ये है इंडिया वाले को ही सीबीसी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कब देनी पड़ेगी, जब ये कंडीशन हो जाती है। कब होता है कि जब मान लो कि जो सो इसके पास कोई लॉ ही नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो ये वाले के इसके पास कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है पे करने का, तो काय की सबमिट करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट को सबमिट करना पड़ेगा। और जब मान लो कि कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो अगर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है तो इसको करना पड़ेगा, नेस्ले इंडिया को करना पड़ेगा। या फिर कोई सिस्टम फेलियर हो जाता है, एक अगर उसके बाद पीरियड ऑफ डिले 1 महीने तक 5,000, 1 महीने के बाद 15,000 रुपये, और नोटिस के बाद भी नहीं करे तो 50,000 पर डे, ठीक है। उसमें बताया गया हुआ है कि डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब ये होता है कि एक दो एंटरप्राइज है, दोनों इंडियन, टाटा इंडियन है। अब ये जो क्या करती है, ये इसको 80 का डिडक्शन मिल जाता है। तो इन्हें क्या किया, सेल किया 200 करोड़ रुपए का, और आर्म लेंथ प्राइस 50 करोड़ रुपए। तो इसने 150 करोड़ रुपए का डिडक्शन ले लिया होगा। तो 150 30%, 45 करोड़ का फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, 200 करोड़ रुपए का जो भी रेवेन्यू होता है, उसमें जो भी इनकम होती है उसमें डिडक्शन मिल जाता है। तो इसको भी फ़ायदा, इसको भी बात है, तो टैक्स हॉलीडे हो जाएगा, ठीक है। उसका इसको लॉस 150 करोड़ रुपए का मान लो एग्जाम्पल के लिए। तो 150 रुपये का क्या कर लिया इसने, जो एक्सेस फ़ायदा था 150 रुपये का फ़ायदा ले लिया इसने, और यहाँ पर नुकसान हो गया। तो शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट टू टैक्स हॉलीडे, शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट टू लॉस मेकिंग कंपनी। अगर
तभी करना पड़ेगा जब एग्रीगेट वैल्यू डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन 20 करोड़ से ऊपर होगी, और बाकी जो पेनल्टी है वो तो लगेगी ही, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं स्पेशल प्रोविजन ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी पर्सन को रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले कोई शेयर परचेज करता है और उसको 9 महीने के अंदर सेल कर देता है, ठीक है, तो अगर सेल करने में उसको जो लॉस होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता है और वो सेट ऑफ भी नहीं कर सकता है। और जो मान लो कि हज़ार का शेयर था, 500 बोनस शेयर मिले थे, तो जो 500 बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील रहती है, मगर यहाँ पे जो लॉस अमाउंट आया है वो बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। एग्जांपल के लिए लॉस आया था 20,000 रुपये का, और तो बोनस शेयर अगर मान लो नहीं बेचता है तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। वही बोला गया हुआ है। रिकॉर्डेड मतलब ये होता है कि जिस दिन डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस मिला था उसको बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले परचेज किया था, 9 महीने बाद बेच दिया, तो उसके लिए बोला गया हुआ है। तो विद इन बायर सिक्योरिटी विद इन 3 मंथ अलॉटेड बोनस शेयर उसको रिकॉर्डेड बोलते हैं। 9 महीने के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और अगर मान लो लॉस राइज हो गया है तो कंप्लीट इग्नोर मार देने का उसको, और सच लॉस विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ते हैं पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शन एरिया। एनजे एरिया मतलब कोई जो पाकिस्तान ऐसा हरामी को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, ठीक है, जैसे कि साइप्रस, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इसमें ये एक होगा कि जो पर्सन लोकेटेड है डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अगर पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जो भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजन है वो अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमने अरिथमेटिक मीन कंसेप्ट पढ़ा है कि 3% का वेरिएशन करते हैं, एवरेज निकालते हैं 3% का, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल के लिए टाटा है, उसको 50 लाख रुपए से एग्जांपल के लोन से भी मिल रहे होंगे, कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा होगा लोन के अगेंस्ट भी होगा, तो भी उसकी माइकल की तो भी टाटा की इनकम मान ली जाएगी तब तक जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि जो माइकल को जो इनकम हो रही है ये 50 लाख रुपए का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। और जो TDS का रेट रहेगा जो भी एक्ट में दिया रहेगा, और 30% विच एवर इज़ हायर उसके हिसाब से कटेगा, ठीक है। अभी ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया हुआ है कि जो एक सेकेंड, अभी लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन, मतलब इंटरेस्ट का डिडक्शन एक लिमिट तक मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक इंडिया कंपनी है जिसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है, और टाटा सिंगापुर की एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है। अभी इसको 500 करोड़ रुपए का लोन चाहिए था, ठीक है, तो वो लोन में ले या इक्विटी में ले, तो देखो लोन में लेता है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, तो 15 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ठीक है। और अगर नहीं लेगा, डिडक्शन नहीं मिल पाएगा तो 30 करोड़ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 15 करोड़ रुपए का लोन अगर लेता है तो फ़ायदे हो रहेगा उसको, ठीक। तो कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब इंडिया कंपनी जब जिसका पीई इंडिया में है, फॉरेन कंपनी का पीई इंडिया में है, और किसी नॉन रेसिडेंट है जिसका जो कि एसोसिएट एंटरप्राइज है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से अगर कोई भी डेट लेता है, याद रखना नॉन रेसिडेंट एसोसिएट होना चाहिए, एसोसिएट नहीं है तो इंडियन कंपनी का एसोसिएट नहीं है तो भी नहीं होगा। पीई जिसको एसोसिएट एंटरप्राइज नॉन रेसिडेंट जिसका पीई नहीं है उसके लिए भी नहीं रहेगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर वो किसी डेट लेता है और उसका इंटरेस्ट पेमेंट करता है तो उस पर लिमिट लग जाएगी ओनली अप टू 30% ऑफ इबिडा। तो मान लो कि 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ 30% 30 करोड़ रुपए, और इंटरेस्ट पे किया 48 करोड़, तो 48 में 30 करोड़ का डिडक्शन अलाउ होगा और 18 करोड़ का डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो 30% इज अलाउड। इबिडा पता है अपने को, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, इंटरेस्ट डिस्काउंट अदर फाइनेंशियल चार्जेस कमीशन ब्रोकरेज और जितना भी होगा फ्रॉम नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है। तो मैंने बता दिया 18 करोड़ का डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद जो 18 करोड़ का जो हम डिसअलाउ हुआ है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और रिडक्शन ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो अगले साल भी 100 करोड़ का EBITDA था, 30% कितना होता है, 30 की लिमिट फिर से लग गई। तो हमने अगर पर इंटरेस्ट पेमेंट किया 20 का, तो अभी हम कितना डिडक्शन लेना चाहते हैं, इस साल का 20 और पिछले साल का 18, और तो टोटल 38 का रिडक्शन लेना चाहते हैं हम, लेकिन हम कितना ले पाएंगे 30, तो 8 का फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई इंडिया के एंटरप्राइज, कोई टाटा इंडिया एसोसिएट एंटरप्राइज है और ये से लोन लेगा और इंटरेस्ट पेमेंट करेगा तो फंसेगा। तो इसने क्या कर दिया, बैंक ऑफ अमेरिका से लोन ले लिया और इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। लेकिन जो ये वाला एसोसिएट एंटरप्राइज है इसने क्या कर दिया, गारंटी दे दिया, किसके, ये लोन अमाउंट के अगेंस्ट गारंटी